भाई क्वेश्चन, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर प्रेजेंटेड बाय इक्वेशन दिस एंड दिस, एक ये है एक दूसरा, देयर एम्पलीट्यूड आर इन रेशियो। तो पहले वाले की एम्पलीट्यूड तो दिख रही है, वो 10 है, दूसरे वाले की एम्पलीट्यूड निकालें। ये क्या है देखो, 5 sin 3 पाई टी, और दूसरा जो है 5√3 cos 3 पाई टी, मतलब ऐड करना है, ऐसे समझो। अभी जस्ट बताया था आपको, ऐड करने वाला एक क्वेश्चन आया था। तो ये मान लो sin 3 पाई टी है, ये एक्सिस, ये हो जाएगी cos 3 पाई टी, ये माइनस sin 3 पाई टी, और ये माइनस cos 3 पाई टी। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ पहला देखिए, आप क्या पढ़ने के लिए क्या पढ़ते, वेक्टर 5 इज अलोंग दिस एक्सिस, तो यहाँ से आप 5 बना लेते इधर, इसको क्या पढ़ते 5√3 अलोंग दिस एक्सिस, 5√3 इधर बना लेता मैं। इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वही इसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी, तो ये एम्पलीट्यूड होता इसका A2, तो A2 क्या लिखते हैं, √5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, तो ये हो गई 10। तो A2 की वैल्यू तो मुझे आ गई 10। ओके, तो A1 भी 10 है और A2 भी 10 है, तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इक्वल टू 1, और ये मेरा आंसर हो गया। ओके, तो 11th का आंसर मुझे आ गया 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या भाई 12th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है, 2008 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। कॉलम 1 एंड 2 को मैच करना है, चलो ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन पता करना है। तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होती है फंक्शन U0 प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर होता है, और इसका आप ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का, ये देखो पॉजिटिव है, और ये कैसा बनेगा, पैराबोला, और ऊपर कॉन्केविटी होगी, अपवर्ड कॉन्केविटी होगी। तो वो मुझे कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, राइट। तो ए का जो आंसर होता वो PNS हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा PNS। चलिए दूसरा चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फॉर 1 डायमेंशनल मोशन एट 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, 0 और कांस्टेंट एक्सेलरेशन देखना, व्हेन बॉडी इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इफ एक्सेलरेशन 0 हो तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाला ना, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगी UT हो जाएगी, राइट। ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से स्टार्ट होने वाला, वो तो Q हो जाएगा, ये हो गया Q इसका एक आंसर हो गया। और इफ एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो हो, बट कांस्टेंट हो, है ना, नॉन ज़ीरो है बट कांस्टेंट है, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो गया। ये क्या होगा, आपको ये हो जाएगा पैराबोला। इक्वेशन ग्राफ कैसा दिखेगा इसका, पैराबोला दिखेगा, राइट। ओके, तो पैराबोला हमारा किस में है, P में है। अब ध्यान से देखो, T इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी, तो आपको 0 पे 0 भी दिखना चाहिए, है ना, 0 भी दिखना चाहिए, तो ये मेरा S हो जाता, QNS आंसर। ये नहीं होगा ना, T इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं दिख रही, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। पैराबोला है बट ये ऑप्शन रॉन्ग, पैराबोला की तरह दिख रहा है बट ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो B का आंसर जो मैं मोस्ट करेक्टली लिखना चाहूँगा वो QNS लिख दूँगा। ओके, चलिए C, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वाई एक्सिस पे रखना है आपको, एंड एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी व्हेन प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट फिक्स्ड एंगल। ओके, तो रेंज आप जानते हैं क्या होता है, U² sin 2θ बाई G। ये फिक्स है तो ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U² लिख दिया आपको, और सब पॉजिटिव है ना। तो इसका ग्राफ जो दिखता वो ऐसा दिखता, राइट, ऐसा दिखता है ना, सिंपल है। ये भी पैराबोला बनता, ये भी कैसा बनता, मेरा पैराबोला बनता, राइट, रेंज की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, जब U की वैल्यू 0 हो, देखो ध्यान समझना, अब U की वैल्यू 0 लोगे, रेंज 0 होना चाहिए था, तो अब U की वैल्यू 0 होगा, रेंज 0 होगा, इसी ऑप्शन में ऑलरेडी ये पैराबोला है, बट ये आंसर नहीं हो सकता इसके, क्योंकि U की वैल्यू 0 पे रेंज भी 0 होना चाहिए था।
तो हमारा इसका आंसर तो दिख रहा है एस, तो सी का आंसर मुझे दिखा है एस। ओके, आई होप समझ में आया। अब चलते हैं डी का। डी क्या है भाई? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम एज अ फंक्शन ऑफ लेंथ। सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड जानते हैं 2π√L/g होती है। आप टी स्क्वायर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा, है ना। तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ये कैसा है? क्यू। तो डी का आंसर जो होगा क्यू होगा। आई होप आपको समझा ये भी क्वेश्चन। सिंपल ग्राफ थोड़ा सा लगा दिया, ये तो आता रहता देखो। चलिए भाई, मैच द कॉलम 2007 का क्वेश्चन है एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्या है भाई? ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स इन सच अ वे दैट स्पीड एंड पोजीशन का ये आपको फंक्शन दिया हुआ, ओके, वेयर C1 एंड C2 आर पॉजिटिव कांस्टेंट। इफ़ आपको याद हो SHM में याद कीजिए, आपको याद हो वेलोसिटी हम लोग लिखते हैं ω√A² - x², राइट। ऑब्वियसली ओमेगा पॉजिटिव होती, A² पॉजिटिव होनी ही वाली है, ओके। इसका मतलब ये जो है आप कंपेयर करो इस इक्वेशन को, ऑब्वियसली ये क्या इंडिकेट करता है भाई? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है, तो इसका आंसर पी तो होगा, इतना सिंपल है। दूसरा है ऑब्जेक्ट डजंट चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ऑब्वियसली सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती, राइट। अब देखो ये मीन एक्सट्रीम है, तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, फिर ऐसा आता है, फिर ऐसा जाता है, बार बार वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो क्यू तो नहीं होगा हमारा आंसर। आर काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, नहीं। देखो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है, फिर यहाँ पे मिनिमम, यहाँ से यहाँ डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, मतलब इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ऐसा होता रहता है। तो कीप्स डिक्रीजिंग इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ओनली वंस, नहीं भाई, फिर से मैं दिखा देता हूँ। ये मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब यहाँ से वेलोसिटी ये डायरेक्शन है, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसा जा रहा होता है, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसा जा रहा था, बार बार इसे अपनी डायरेक्शन चेंज होता है। तो ए का ऑप्शन जो होगा सिर्फ पी होगा, सही है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग थोड़ा सा इरेजर से इरेज कर लेते हैं, रुको 1 मिनट, ठीक है। अब आ जाते हैं पेन में फिर से, अब चलते बी में। Object moves on an x-axis in such a way that its velocity and its displacement from origin is related with this. V is equal to -kx, ऐसा लिखा है। बस ये SHM वाला तो नहीं दिख रहा है मुझे, k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, तो आपको फिर से सॉल्व करना है। तो वेलोसिटी को आप थोड़ा सा dx/dt में लिख सकता हूँ, ओके, इज इक्वल टू -kx हो गया। इसको मैं dx/x लिखूँ तो ये -kt हो गया, dt हो गया, इंटीग्रेट t इज इक्वल टू 0 पे सपोज 0 मान लेते हैं, t इज इक्वल टू t पे x मान लेते हैं, या t इज इक्वल टू 0 पे x0 मान लो, x है, ये हो जाता है ln x/x0, ये वाला इज इक्वल टू -kt। तो x की वैल्यू जो हो जाती है x0 e⁻ हो जाता। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आपको ना। वैसे इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे वेलोसिटी आ जाएगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी जो होता है dx/dt होता है। देखो x0 बाहर आ जाता, इंटू -k भी बाहर आ जाता, और e⁻ हो जाता, है ना। ये हो जाती है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ये हो गया पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। फिर मैं ग्राफ बनाऊँ, सॉरी, इफ़ मैं पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊँ यहाँ पे, इफ़ आपको ये समझ में आता होगा, पोजीशन वर्सेस टाइम एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, t इज इक्वल टू 0 पे ये 1 हो जाता, राइट, तो ये x0 हो जाता, और t टेंस टू इन्फिनिटी जाता जाता तो ये टेंस टू 0 हो जाता। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा इसका, है ना, x वर्सेस t का ग्राफ। और इसकी स्लोप देखो हमेशा ही नेगेटिव है, तो इसका स्लोप क्या होता है? हमेशा वेलोसिटी होता है। इसका मतलब इसकी स्लोप हमेशा ही नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही इसकी, ओके।
इसको भी देख सकते हो आप। इफ़ आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, टी ये क्या हो जाता है 0, ये हो जाता है माइनस के एक्स नॉट, मतलब यहाँ कहीं होता माइनस के एक्स नॉट, और टी टेंस टू इन्फिनिटी पे ये टेंस टू 0 हो जाता। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाता। तो वेलोसिटी देखो हमेशा ही नेगेटिव हो गया। पहला, क्या एसएचएम ये कर रहा है? नहीं, एसएचएम नहीं कर रहा है। दूसरा, ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, यस राइट, ये वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर रहा है, ये हमेशा ही नेगेटिव है इस केस में। तो क्यू ऑप्शन तो मेरा करेक्ट दिख रहा है इस क्वेश्चन में, क्यू। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। अब देखो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इसी का आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालते और उसका टाइम का ग्राफ बनाते, तो इसका आप क्या करते, मिरर इमेज ले लेते, यहाँ से ऐसे बन जाता आपको ग्राफ, राइट, ऐसा। आप देख सकते हो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। ओके, ये राइट है, आर ऑप्शन भी राइट है। ओके, एस क्या है, ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ओनली वंस, नो रॉन्ग है, तो हमारा इसका आंसर हो जाता है क्यू एंड आर। ओके, सिंपल है, थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन था, इसको भी हम लोग इरेज और लिंक्स कर देते हैं। अब आ जाते हैं सी पे। सी क्या है, ऑब्जेक्ट इज अटैच टू वन एंड ऑफ द मासलेस स्प्रिंग ऑफ अ गिवन स्प्रिंग कांस्टेंट, द अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज अटैच टू द सीलिंग ऑफ द एलिवेटर। ओके, initially everything is at rest, elevator starts going upward with the constant acceleration of a naught, the motion of object is observed from elevator during the period it maintains its acceleration a naught। देखो डायग्राम में बनाओ ये क्या करना चाह रहा है। इसको मैं ये लिफ्ट है, यहाँ पे स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है, और स्प्रिंग की एक्सेलेरेशन ए है अपवर्ड विच इज कांस्टेंट, राइट। इनिशियली एवरीथिंग वाज एट रेस्ट। ओके, तो अब क्या होगा मोशन, अब देखो जैसे ही रेस्ट पे, अभी इसमें इलोंगेशन जो होगी सपोज एक्स नॉट की थी जब रुका हुआ था, ठीक है, तो यहाँ नीचे में एम जी फोर्स लग रहा था, ऊपर के एक्स नॉट लग रहा होता, और दोनों इफ रुका हुआ था सब कुछ, तो एम जी वुड बी के एक्स नॉट। अब मान लो एक्सलेशन आने लगा, अब आप इस अंदर वाले फ्रेम से देखो ध्यान से, अंदर से ही एसएचएम भी होने वाला है, नीचे में एमजी फोर्स लगने लगा, इफ एक्सलेशन अपवर्ड है तो सूडो फोर्स आप नीचे लगाते हैं एम ए, है ना। ओके, अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी तो ज़ीरो है, इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में होता? नहीं, ऊपर में तो के एक्स नॉट फोर्स लग रहा है, के एक्स नॉट एम जी के इक्वल है, तो यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो है क्या? नहीं, वहाँ पे एम ए फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, है ना, यहाँ पे नीचे की तरफ एम ए फोर्स लग रहा है, इसका मतलब जो है इसकी जो मीन पोजीशन है अभी और नीचे ही है, और ये जो वेलोसिटी ज़ीरो है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, जहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो होगा वहीं एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन होगी, राइट, जहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो है वहाँ एक्सट्रीम पोजीशन है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन से ये मीन पोजीशन आएगा और फर्दर नीचे आता, और यहाँ से एसएचएम ये स्टार्ट करता। ओके, तो ऑप्शन ए विल इट परफॉर्म एसएचएम, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में इफ स्प्रिंग के अलावा कोई फोर्स ब्लॉक पे लग रहा हो और वो फोर्स कांस्टेंट हो तो इसकी टाइम पीरियड चेंज भी नहीं होती है, और इसकी टाइम पीरियड हमेशा इसके ऐसे केसेस में अंडर रूट एम बाई के होती है। कब होती है ऐसा? जब स्प्रिंग के अलावा जो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट नेचर में। तो विल स्प्रिंग इन दिस केस विद इन द अंदर वाले ऑब्जर्वर के लिए एसएचएम करेगा, बाहर के लिए नहीं, बाहर के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मोशन, एसएचएम भी कर रहा, ऊपर भी जा रहा होगा, एक्सलेट कर रहा, ये कॉम्प्लिकेटेड मोशन होगा बाहर वाले, अंदर वाले के लिए एसएचएम होगा। ओके, तो देखते हैं भाई क्या क्या ऑप्शन है। द ऑब्जेक्ट एक्सिक्यूट एसएचएम, तो हमारा सी का जो ऑप्शन जो है बी पी वो तो राइट हो गया। ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट डायरेक्शन, ऑब्वियसली एसएचएम बार बार कर रहा होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ कीप्स ऑन डिक्रीज, नहीं इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा होगा। ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट डायरेक्शन ओनली वंस, नो बार बार कर रहा होगा। तो सी का भी ऑप्शन पी हो गया, ए और वो सी एक जैसा है। अब देखते हैं डी, ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ दिस। ओके, ये मतलब देखो स्केप वेलोसिटी से ज़्यादा से थ्रो किया गया ना, स्केप वेलोसिटी से भी ज़्यादा स्पीड से थ्रो किया गया। वेर एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड आर ई इज द रेडियस ऑफ अर्थ, नेग्लेक्ट फोर्सेज ऑफ
स्केप वेलोसिटी ज़्यादा से करोगे तो क्या होगा, अर्थ की सरफेस से दूर ही चला जाएगा। SHM करेगा नहीं, P नहीं होगा। ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स डायरेक्शन, यस, Q तो होगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट कीप ऑन डिक्रीजिंग, यस, अर्थ से जैसे जैसे दूर जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ओनली वंस, नो, ओके। तो ये Q एंड R, डी का ऑप्शन क्या होगा, Q एंड R। ये तो थोड़ा सा ग्रेविटेशन का क्वेश्चन यहाँ पे लग गया है, ओके। चलो भाई, 2 पार्ट SHM का था, एक जनरल काइनेमेटिक्स का था, B वाला पार्ट, और D वाला पार्ट आपको ग्रेविटेशन है, ओके। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब ये क्वेश्चन नंबर आ गया 14th। 1 और मोर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है, चलो देखते हैं क्या है। ब्लॉक ऑफ मास m is connected by a massless spring of stiffness constant K to a rigid ball and moves without friction on horizontal surface, सही है। Block oscillate with a small amplitude A about equilibrium position x0. Consider 2 cases. First, when block is at x0, okay, means equilibrium position पे है, and when block is at x0 plus A means ये positive extreme position पे हुआ, right? ऐसे देखो, ये मान लो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन है, सपोज इसको कहा x इज इक्वल टू x0 लिख लो। यहाँ पे कहने का एक्सट्रीम पोजीशन होगी तो x की वैल्यू x0 प्लस A हो जाएगा। इधर भी एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी, यहाँ x की वैल्यू जो होगी x0 माइनस A हो जाएगा, राइट। ये होगा। तो 2 पोजीशन की बात कर रहा है, एक कह रहा है ये वाली पोजीशन की बात कर रहे हैं और ये एक इस वाली पोजीशन की। इन बोथ केसेस पार्टिकल ऑफ मास m, ओके, ये कैपिटल M मास है, उससे छोटा मास m जो है, ओके, सॉफ्टली प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक आफ्टर विच दे स्टिक टू ईच अदर, ओके। तो पहला केस 1 लेके चलते हैं हम लोग। केस 1 में मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे जानते हैं इसकी वेलोसिटी जो होगी ओमेगा A होगी, वहीं पे एक छोटा मास m आके चिपक गया इकाई। जैसे चिपक जाएगा आप जानते हैं कि टाइम पीरियड तो चेंज हो जाएगी। टाइम पीरियड जो होगी 2 पाई अंडर रूट मास m प्लस m हो गया अपॉन k हो जाएगा, और दोनों केसेस में होगा। केस 2 में भी टाइम पीरियड यही रहेगा, है ना, कहीं पे चिपके। अब इन्होंने क्या क्या बात की है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आफ्टर द प्लेस, ओके। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ फर्स्ट केस चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ दिस। इनिशियली एम्पलीट्यूड केस 1 में क्या है, A है। अब क्या एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो ये तो अभी भी मीन पोजीशन ही रह जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है, तभी मीन पोजीशन, ये अभी भी मीन पोजीशन है, ओके। और मीन पोजीशन पे आपको वेलोसिटी जो थी एकाएक टकराएगा, टकराने से पहले आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना होगा आपको, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ओके। तो आप जानते हैं पहले जो थी m इंटू ओमेगा A थी वेलोसिटी, और दूसरा तो 0 ही था। बाद में दोनों एक साथ चलेगा, m प्लस m इंटू वी नॉट में लिख देता हूँ यहाँ पे। आप जानते हैं वी नॉट की जो वैल्यू हो गई हमारे हिसाब से वो हो गई m अपॉन m प्लस m इंटू ओमेगा A। नई वेलोसिटी जो हुई, ये चिपकने के बाद की जो वेलोसिटी होगी वो वी नॉट होगी। अब आप जानते हैं वो मीन पोजीशन वेलोसिटी जो होगी ओमेगा डैश में लिख देता हूँ, नया ओमेगा चेंज हो जाएगा, अपॉन A डैश लिख देता हूँ। वी नॉट की वैल्यू मैं लिख देता हूँ m अपॉन m प्लस m इंटू ओमेगा A। अच्छा, पहले ओमेगा की वैल्यू क्या थी, रूट k बाय कैपिटल M था, ओमेगा इंटू A एम्पलीट्यूड था। अब देखो ये वी नॉट मैंने लिख दिया, है ना। अब ओमेगा डैश जो हो गया वो k अपॉन m प्लस m हो गया, और नया एम्पलीट्यूड जो है A डैश है। इन्होंने क्या पूछा, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन है फर्स्ट केस चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, मतलब A डैश अपॉन A निकालना है, A डैश अपॉन A निकालो, इसको उधर ले इधर ले आओ, रूट के कैंसिल होता है दिख रहा है, यस, है ना। ये रूट m हो जाता, हाँ ये हो जा रहा है रूट m अपॉन m प्लस m आ जा रहा है। आप सॉल्व करके देख सकते हो इसको ना, सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। तो ऑप्शन A 14 का जो ऑप्शन A है मेरे हिसाब से तो वो सही है, 14 का ऑप्शन A तो राइट है। ऑप्शन B देखते हैं, फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ केसेस इज सेम।
यस, दोनों केसेस में सेम है, चेंज हुआ है बट दोनों में सेम है। ये तो बी भी राइट हो गया ऑप्शन, राइट। टोटल एनर्जी डिक्रीजेज इन बोथ केसेस। अब कहा कि टोटल एनर्जी दोनों केसेस में डिक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं भाई टोटल एनर्जी क्या है दोनों केसेस में, फर्स्ट केस में क्या था और सेकेंड केस में क्या है, राइट। चलिए करें नो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। केस 1 देखते हैं। अब टोटल एनर्जी जो इस केस में मान लेते हैं यू नॉट ज़ीरो हो, तो आप लिखेंगे हाफ, या काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वही होती है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होगी मीन पोजीशन वो निकाल सकते हैं। तो पहले जो था, पहले मान लिया था हम लोगों ने स्प्रिंग था और मीन पोजीशन पे ये मास m था, इसकी वेलोसिटी को मैंने मान लिया था कि इसकी वेलोसिटी v नॉट थी। टकराने के बाद हम लोगों ने निकाला था, देखोगे स्प्रिंग लगा दिया यहाँ पे, अब m प्लस m हो गया था और इसकी वेलोसिटी मैंने मान लो v लिख दी, राइट। मान लो अभी कर लेते हैं, तो आप एम वी नॉट इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू वी लिख लेते हैं, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम तो चेंज नहीं हो रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं p²/2 मास होता है, लीनियर मोमेंटम केस सेम ही है, ये और इनिशियली और फाइनली दोनों में लीनियर मोमेंटम सेम है, बाद में मास बढ़ जा रहा है, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, आप कह सकते हैं। तो केस 1 में काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब आते हैं केस 2। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैं मीन पोजीशन पे बात कर रहा हूँ, मीन पोजीशन पे बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो चुकी है, राइट, इस केस में, और वही टोटल एनर्जी होती है, तो आप कह सकते हैं केस 1 में टोटल एनर्जी डिक्रीज हुई है। अब केस 2 में ये जो रखने वाले हैं भाई साहब, ये कब रखने वाले, एक्सट्रीम पोजीशन पे रखने वाले हैं। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, राइट, है ना। अब जब 0 था तब आपने रखा इस मास को, m प्लस एम को रखा, तो उसकी वेलोसिटी 0 ही रह गई, है ना। तो इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप पहले जो एम्पलीट्यूड था वहीं पे अभी, मतलब नेचुरल लेंथ से जितने आगे था, कितना a आगे था, है ना, उसी में अभी भी वेलोसिटी 0 है, तो एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ इसका, है ना। तो सेकेंड केस में एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। तो सेकेंड केस में इफ़ एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ है तो इसकी आप देखोगे टोटल एनर्जी इस केस में क्या लिख सकते हो, टोटल एनर्जी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू इस केस में लिख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है, वो क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जो भी पोटेंशियल एनर्जी इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब के ए स्क्वायर, है ना। तो के भी चेंज नहीं हुआ, ए भी चेंज नहीं हुआ, तो इसके केस में टोटल एनर्जी तो चेंज हुआ ही नहीं है। तो टोटल एनर्जी जो सेकेंड केस में चेंज हुआ नहीं है, तो टोटल एनर्जी रिमेन्स सेम हो गया। तो फर्स्ट केस में डिक्रीज हुआ, दूसरे केस में रिमेन सेम रहा। इन्होंने क्या कहा, टोटल एनर्जी, मैंने तो यहाँ पे जानबूझ के टोटल एनर्जी पी ई मैक्स से निकाल लिया और यहाँ पे टोटल एनर्जी के ई मैक्स से निकाल लिया। बस यहाँ पे ध्यान से रखना, मैंने यू नॉट ज़ीरो लिखा है ना, यू नॉट ज़ीरो रखा है आपको। इफ़ यू नॉट नहीं समझ में आ रहा तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया इसके पहले पार्ट। तो ये ऑप्शन सी जो हुआ वो रॉन्ग हो गया, है ना। तो हमारा ऑप्शन ए राइट था, ऑप्शन बी भी राइट था, ऑप्शन सी रॉन्ग है। डी देखते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट ऑफ द कंबाइंड मासेस डिक्रीजेज इन बोथ केसेस। एक्स नॉट मतलब मीन पोजीशन में था, मीन पोजीशन पे दोनों केसेस में वेलोसिटी कम हो रही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कम हो रही है, ऐसा ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में तो हम लोग ने देख लिया कि ऑब्वियसली जो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो थी v, पहले v नॉट थी, अब क्या हो जाएगी v एम वी नॉट बाय एम प्लस एम। पहले केस में तो डिक्रीज होगा, तो केस 1 में वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ये तो श्योर है। अब केस 2 की बात हमारी आ जाए, ये वाली केस की बात आ रही है। अब इस केस में अपने को पता करना है, जब मीन पोजीशन पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये निकालना है आपको।
अब आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो लिखा है आपने, ये पी मैक्स लिख दिया और वही आप काइनेटिक एनर्जी मैक्स के इक्वल हो जाएगा। तो दूसरे केस में टोटल एनर्जी तो चेंज हुआ नहीं है ना, टोटल एनर्जी चेंज हुई नहीं है, वो रह गई है हाफ के ए स्क्वायर, राइट है ना। तो और उसकी वैल्यू जो थी मीन पोजीशन पे, मान लो वेलोसिटी वी नॉट थी, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ही रह गई। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो तो चेंज हुई नहीं है ना पहले केसेस में। रुको थोड़ा सा मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ, शायद गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक से समझा देता हूँ आपको। अब देखो ये जब मीन पोजीशन, सपोज ये मीन पोजीशन है इसकी, मीन पोजीशन पे जो मास m था, इसकी वेलोसिटी सपोज v नॉट थी, राइट है ना। तो आप इसको लिख सकते हो हाफ m v नॉट स्क्वायर, ठीक है। इस ये जो v नॉट था उसको a ओमेगा भी लिख सकते हो, v नॉट को लिख सकते हो a ओमेगा, और a ओमेगा को क्या लिख सकते हो अंडर रूट k बाय m, पहले वाले केस में, ठीक है। दूसरे वाले केस में जो वेलोसिटी होगी v डैश में लिख देता हूँ, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी वो एम्पलीट्यूड नया जो होगा और ओमेगा डैश होगा। तो एम्पलीट्यूड जो नया है वो तो चेंज ही नहीं हुआ, वो यही रह गया, और नया जो ओमेगा है वो k m प्लस m हो गया, राइट क्लियर है। अब देखो पहले और दूसरे को कंपेयर करो, दूसरे में देखो वेलोसिटी ऑब्वियसली डिक्रीज हो गई है, राइट है ना। तो केस 2 में भी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है ना। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एट x नॉट इन्होंने मीन पोजीशन को बताया था, तो दोनों केसेस में डिक्रीज हुई है। तो हमारा आंसर ए बी एंड डी हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर, राइट। चलिए बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 15, टू इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर इक्वल मासेस, मास इक्वल है दोनों केसेस में, ठीक है। लिखते जाते हैं हम लोग, m1 इज इक्वल टू m2 क्वेश्चन में है, आर ऑसिलेटिंग अबाउट ऑरिजिन विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा 1 ओमेगा 2 with the total energy E1 and E2 respectively, okay. Variation of their momentum P with the position X is shown in the figure, okay. सही है, वेरिएशन ऑफ मोमेंटा P वर्सेस X इज गिवन, दिया हुआ है, मोमेंटम हो जाता है m इंटू पी इंटू एक्स आपको दिया हुआ है। इफ इन्होंने लिखा है a बाई बी इज एन स्क्वायर, देखो यहाँ लिखा a बाई बी इज इक्वल टू एन स्क्वायर, और दूसरे में देखो ये एनर्जी है, एनर्जी है ना। ये देखो ये दोनों में एनर्जी है भाई, ये एनर्जी मोमेंटम नहीं है। ये एनर्जी पहले केस में एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ है, दूसरे में एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ है, मतलब दोनों अलग अलग की बात की है, ठीक है। चलो ठीक है, ए बाई आर इज एन। अब दूसरे केस में देखो, आप जानते हो ये एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो ये एम्पलीट्यूड ए हो जाता, ये माइनस ए हो जाता। इफ़ ये एनर्जी की बात की जा रही, इफ़ ये एनर्जी की बात की जा रही है, ओ सॉरी हाँ मोमेंटा ही है, सॉरी मोमेंटा ही है, ये पी जो है मोमेंटा ही लिखा हुआ है। ये पहले वाले की एनर्जी को इन्होंने E1 लिखा है, दूसरे वाले की एनर्जी को E2 लिखा है, ठीक है। ये जो B होगा मास इनटू मैक्सिमम, देखो x इजिकल टू 0 पे जो मोमेंटा होगा उसकी वैल्यू B है ना। तो x इजिकल टू 0 पे जो मोमेंटा होता है m इंटू वेलोसिटी, और x इजिकल टू 0 मीन्स ऑरिजिन हो जाता है। ऑरिजिन पे या मीन पोजिशन पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, ओमेगा 1 इंटू एम्पलीट्यूड 1, और एम्पलीट्यूड जो है इसकी स्मॉल ए गिवन है, देखो ये इसकी एम्पलीट्यूड है, ये एक इक्वेशन आ गया। देखो ये फर्स्ट है, इसको m मान लो, ये पहला लाइन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, राइट, और ये चौथा हो गया हमारा, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें मोमेंटा देखते हैं, तो मोमेंटा इस केस में सर्कल है तो ये मोमेंटा आर ही हो जाएगा, मास सेम है m लिख दिया, और इसमें ओमेगा 2 लिख दिया, और इसकी एम्पलीट्यूड है आर है, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन हो गया, आर और कैंसिल, देखो m ओमेगा 2 इज़ 1 हो जाता है यहाँ इस केस में, राइट।
ये भी हो गया। अब E1 E2 की बात करते हैं। तो आप जानते हैं एनर्जी जो होती है हमारी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, राइट। तो मुझे डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहा है और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्व करना है। पहले केस में कहा है E इंटू ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो E इंटू ओमेगा करोगे तो ये हाफ एम ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें ओमेगा क्यूब ए स्क्वायर हो गया। क्या E इंटू ओमेगा दोनों केसेस में सेम है क्या? तो मुझे तो नहीं लग रहा है। E अपॉन ओमेगा करके देखो, तो देखो E अपॉन ओमेगा क्या हो जाता, हाफ एम ओमेगा ए स्क्वायर, राइट। ये हो जाता है E इंटू ओमेगा। दोनों केसेस में मास सेम है, यस सेम है, ठीक है। ओमेगा ए स्क्वायर दोनों केसेस में आपको चेक करना है, ओमेगा 1 एंड ए स्क्वायर आपको चेक करना है, राइट। तो आप करते बैठो तो आपका शायद आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इफ़ E1 अपॉन ओमेगा 1 लिखूँ तो आप लिखूँगा हाफ एम ओमेगा 1 A1 का स्क्वायर, राइट। और A1 की वैल्यू क्या ए है, देखो हाफ एम ओमेगा 1 ए का स्क्वायर, राइट। और ओमेगा 1 क्या लिख सकता हूँ मैं, बी बाय एम ए, है ना। इसको लिख सकता हूँ एम बी बाय एम ए इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो मिला जुला के ऐसे समझो, ये 5 इक्वेशन है, बैठ के आप खुद ही सॉल्व करो। 5 इक्वेशन सॉल्व करोगे तो E1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू E2 ओमेगा 2 आ जाएगा आपको, ओके। एक ऑप्शन ये आ जाएगा एंड ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 एन स्क्वायर आ जाएगा आपको, चेक करोगे तो, ठीक है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 करोगे तो अपने आप आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे देखो ना, करके देखो ना, यहाँ देखो एम आर खुद से कर लेना। एम आर जो हो गया, एम ओमेगा 2 जो है वो 1 है, एम ओमेगा 1 ए जो है वो बी है। तो ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 करोगे, यहाँ से यहाँ करोगे, राइट। तो ओमेगा 2 ए नीचे आता और वो 1 बाय बी हो जाता, मीन्स ए बाय बी हो जाता। ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा ए इज ए बाय बी, और ए बाय बी को इन्होंने एन स्क्वायर लिखा है। तो ऐसे ही आ गया। वैसे ही करोगे E1 बाय ओमेगा 1 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो बी एंड डी आपको राइट ऑप्शन आ जाएगा एंड ए एंड सी आर रॉन्ग, ठीक है। इतना कर लेना। नेक्स्ट देखो 17 क्वेश्चन है। x की वैल्यू ये गिवन है, मैं लिख लेता हूँ। x इज गिवन एज a साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस c बाई 2 साइन ओमेगा 2 ओमेगा टी में लिख देता हूँ, है ना। इतना सीख ले कर सकते हैं इसको। फॉर इट विल रिप्रेजेंट SHM, ए और बी और सी का कुछ भी वैल्यू लोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो ऐसे रॉन्ग कर लो। बी ऑप्शन a इज इक्वल टू माइनस बी, तो देखो हम लोग b का सॉल्व कर रहे हैं। x इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस बी ले लिया तो ये माइनस बी हो जाता, तो या b को माइनस a ले लो, ठीक है। मैं सबको b टर्म में कर लो। तो माइनस बी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस c बाई 2, c को इन्होंने बोला 2b, तो b साइन 2 ओमेगा टी हो गया, राइट। इसमें b कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस b साइन 2 ओमेगा टी। अब ये सब तो करना आता ही वो अपने को, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये सब क्या होता है, राइट। इन सबको मैं सॉल्व करूँ तो मेरे हिसाब से आंसर जो ये आ जाएगा b कॉस 2 ओमेगा टी हो गया और ये होगी b साइन 2 ओमेगा टी हो गई। देखो SHM जैसा हो रहा है। फिर से देखो, ये मैं कह दूंगा ये साइन 2 ओमेगा टी एक्सिस है और ये कॉस 2 ओमेगा टी एक्सिस है, राइट। तो b वेक्टर यहाँ आ गया, एक b वेक्टर वहाँ हो गया और दोनों का वेक्टर सम करते थे यहाँ जाता b रूट 2। इफ़ आप इसको सॉल्व करने बैठते तो ये हो जाता b रूट 2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, ओके। ये आ जाता आपको। तो क्या ये SHM है? बिल्कुल है, ठीक है। और इसकी एम्पलीट्यूड क्या आ रही है? b रूट 2 है। बी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन लिखा a इज इक्वल टू बी कर दो और C0 ये गायब हो जाएगा। a और b इक्वल कर दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, वो तो 1 आ जाएगा ना, a आ जाएगा, राइट। a इज इक्वल टू बी, a हो जाएगा। x इज इक्वल टू a, क्या ये SHM होगा? नहीं होगा। सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन देखो, a इज इक्वल टू बी है
तो मान लो ए और बी को इक्वल कर लो तो ये तो बी हो जाएगा, है ना, इन दोनों को बी बी लिख दो तो बी हो जाएगा इन दोनों को मिला के। c/2 तो बी हो गया और वो हो गई साइन 2 ओमेगा टी। ओके, ये हो गया हमारा। तो क्या ये एस एच एम है? हाँ है, बट एस एच एम जो है इसकी जो पोजीशन वेक्टर मीन पोजीशन जो है ये कहाँ नहीं है, ये ऑरिजिन पे नहीं है। दिस इज एस एच एम, यस एस एच एम है, बट मीन पोजीशन इज नॉट एट ऑरिजिन। ठीक है, सिंपल है। चलिए, बी बी ऑरिजिन पे नहीं है, कहाँ पे है? मीन पोजीशन इज एट बी, ऐसा बी पे होगा। ओके, इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी? यही बी हो जाएगा, एम्पलीट्यूड बी होगी, एस एच एम में हाँ है। ठीक है, तो ये हमारा डी भी आंसर हो जाएगा। तो हमारा बी एंड डी इसका मुझे आंसर दिख रहा है, चेक कर लो, बी एंड डी। बी भी राइट है, डी भी राइट, यस सही है। इसका आंसर हो गया बी कॉमा डी। ठीक है, सिंपल सिंपल है क्वेश्चन। चलिए भाई 18th क्वेश्चन देखने क्या है। 3 simple harmonic motions are in the same direction, same axis के along है, having the same amplitude and same period are superimposed. If each differ in phase by next by 45 degree, then अब देखो सिंपल है ये क्वेश्चन, फिर से वो देखो 3 SHM को ऐड करने वाला क्वेश्चन हो गया। इसको आप साइन ओमेगा टी लिख दो। तो मान लो पहला जो है आपका इसी का अबाउट है, ये एम्पलीट्यूड ए मान लिया, दूसरा 45 डिग्री पे इधर ए है, तीसरा नेक्स्ट 45 डिग्री पे ए है, ऐसा। ठीक है, तो इन तीनों का जो नेट निकालोगे ये 45 डिग्री पे आ जाएगा। इतना तो वेक्टर आता होगा करने के लिए, राइट, है ना, हम लोगों को इतना वेक्टर आता होगा। इसका जो नेट आएगा ये इधर ही आ जाएगा, ए नेट। ए नेट कितनी हो जाएगी भाई? इन दोनों का a√2 हो जाएगा प्लस ए, तो a√2 प्लस ए मीन्स ए ले लिया √2 + 1। आप इतना SHM सॉरी वेक्टर सम जानते हो, इन तीनों वेक्टर को ऐड करोगे तो तीनों का रिजल्टेंट इसी लाइन पे आ जाएगा और उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो एम्पलीट्यूड जो है ये सही है, ये वाला सही है, ए ऑप्शन तो राइट है। बी, फेज ऑफ द रिजल्टेंट मोशन रिलेटिव टू फर्स्ट इज 90, नहीं, फेज जो है पहले से 45 डिग्री पे है। ठीक है, इफ़ आप नया जो एक्स नेट लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखते हैं? ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, ऐसा लिखना होता है आपको। तो बी जो है रॉन्ग है। सी क्या है? द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रिजल्टेंट मोशन इज दिस टाइम एनर्जी एसोसिएटेड विद द एनी वन, है एनी वन। ठीक है, तो आप टोटल एनर्जी की बात करो तो आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिखते हो। तो पहले में ए स्क्वायर लिखते हैं पहले वाले केस में, और टोटल एनर्जी जो अब रिजल्टेंट की है वो कितनी हो जाएगी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर √2 + 1 का स्क्वायर हो जाता है, राइट। अब बस ये वाला पार्ट तो T1 ही है, इसको देखो 2 + 1 + 2√2, तो 3 + 2√2, हाँ सही है, सी ऑप्शन भी राइट है। रेस्टिंग मोशन इज नॉट द रिजल्टेंट मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक, ऑब्वियसली सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और रिजल्टेंट मोशन का ये इक्वेशन भी है। तो मेरे हिसाब से इसमें क्या है? राइट, ए एंड सी राइट हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए एंड सी, ए कॉमा सी इज राइट। ओके, चलो बढ़िया है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। 20th नंबर क्वेश्चन है, पॉइंट पार्टिकल ऑफ मास m attached to one end of the massless, okay, point particle of mass m is attached to one end of the massless rigid non-conducting rod of length L, okay. Another point mass of the same mass is attached to the another end of the rod, two particles carrying charge +q - q, okay, दिखाया हुआ डायग्राम में देखो। This arrangement is held in the region of uniform electric field E such that rod makes a small angle theta, okay, सही है, with the field direction. Find the expression of minimum time needed for the rod to become parallel to the field, okay, after it's set free. यहाँ पे ये रुका हुआ है ना, इसका मतलब ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, है ना, और ये कैसा होगा? रोटेशनल SHM है ना, ये कैसा होगा? रोटेशनल SHM है। एक मिनट,
SHM है। आप जानते हो यूनिफॉर्म फील्ड में ये डायपोल है, डायपोल को रख दोगे तो नेट फोर्स 0 होगा, तो नेट फोर्स तो 0 होएगा ही। टॉर्क क्या होता था, PE sin थीटा होती है, PE sin थीटा होती है। P इज़ द मोमेंटम, है ना, जैसे आप मैग्नेटिक मोमेंटम पढ़ते हैं, मोमेंट पढ़ते हैं ना, इस तरह ये P जो है डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट जो होती है चार्ज और रॉड का लेंथ इंटू L हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड E है साइन थीटा। ऑब्वियसली थीटा की बहुत बड़ी वैल्यू के लिए टॉर्क जो होगा SHM के इक्वेशन में ही आएगा। फॉर थीटा इज़ वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, तो आप टॉर्क को लिख सकते हो QLE इंटू थीटा, है ना, थीटा हो गया। तो ये हमारा जो हुआ K हो गया, है ना। अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, ये रॉड ऐसा है, यहाँ से यहाँ तक रॉड है, राइट। यहाँ पे मास m है, ये मास m है, ये देखो L/2 इधर है, L/2 इधर है, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। आप जानते हैं जब फ्री छोड़ देते हैं पार्टिकल को, बॉडी को, तो सेंटर ऑफ मास से ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होता है, राइट। तो ये इसकी हो जाती mL/2 का होल स्क्वायर, दूसरे की कितनी होती अपॉन इंटू 2 कर दिया, mL² बाई 2 हो गई, है ना। टाइम पीरियड निकाल देंगे, टाइम पीरियड जो होती है 2π√I/K, है ना, 2π√I, I की वैल्यू होगी mL² बाई 2 और K की वैल्यू होगी QLE। एक L से L कैंसिल हो गया, तो ये होगी 2π√mL/2QE, ये होगी टाइम पीरियड। अब इन्होंने पता क्या करना है, तो पता करना है कि फाइंड द एक्सप्रेशन मिनिमम टाइम नीडेड फॉर द रॉड टू बिकम पैरेलल टू फील्ड, यानी पैरेलल टू फील्ड का मतलब ऐसा होना चाहिए रॉड, है ना, -Q और +Q। आप जानते हैं इसमें टॉर्क जो होगा क्लॉकवाइज लगता है, पैरेलल हो जाता है। इसलिए जैसे ही पैरेलल होता है ये मीन पोजीशन आ जाता है, मीन्स नेट टॉर्क 0 हो जाता है। तो आपसे टाइम कहाँ से कहाँ तक का पूछ रहा है, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन, और हम लोग जानते हैं एक्सट्रीम से मीन पोजीशन में आने में जो टाइम होता है वो T/4 होता है ना। तो जो भी टाइम पीरियड अपॉन 4 कर दो, ये जाएगी π/2 mL/2QE, और ये हमारा हो जाता है आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। आप समझा, ठीक है। तो एक बेसिक मैंने आपको समझा दिया कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और आप देख सकते हैं SHM हर एक चैप्टर में आ जाता है। हो सकता है कुछ SHM के क्वेश्चन मान लो यहाँ छूट गए होंगे, तो मान लो फ्लूइड के होंगे, कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे तो फ्लूइड में हो जाएगा, कुछ मैग्नेटिज्म में हो सकता है, कुछ इलेक्ट्रोस्टैट में हो सकता है, राइट। इन एवरी चैप्टर यू विल गेट सम SHM क्वेश्चंस, ओके। चलो कोई बात नहीं, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। समझ के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ओके, रिवाइज कीजिए, और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, ताकि सबको ये फ़ायदा हो जाए, ओके। थैंक यू।